प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधु दरगढ़ आज आपको क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन ऑफ डेटा पार्ट 3 के बारे में बताऊंगी, जिसे हिंदी में कहते हैं समंकों का वर्गीकरण और सारणीयन भाग 3। तो आज इसमें सबसे पहले लेते हैं वेरिएबल या चर। तो जिन लक्षणों या विशेषताओं को संख्या में व्यक्त किया जा सके उन्हें चर या वेरिएबल कहते हैं। तो एक बार फिर समझ लीजिए, जिन लक्षणों या विशेषताओं को हम संख्या में व्यक्त कर सकते हैं उन्हें चर या वेरिएबल कहते हैं। वे संख्यात्मक अभिलक्षण जिनका माप भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न होता है और जो मात्रा या आकार में घटते बढ़ते रहते हैं, चर या वेरिएबल कहलाते हैं। जैसे व्यक्तियों की ऊंचाई, आयु, आय, परीक्षा में प्राप्तांक, मूल्य आदि। तो इस तरह से सीधी सी बात यह है कि वे संख्यात्मक अभिलक्षण जिनका माप अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता है और जो मात्रा में घटते बढ़ते रहते हैं, वैराई करते हैं, उन्हें हम वेरिएबल या चर कहते हैं। तो चर दो प्रकार के होते हैं। पहला है खंडित चर या डिस्क्रीट वेरिएबल, दूसरा है अखंडित चर अर्थात कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो पहला हम लेते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल या खंडित चर। खंडित चर वे चर हैं जिनके मूल्य निश्चित और खंडित होते हैं। एक मूल्य से दूसरे मूल्य के बीच कुछ सुनिश्चित अंतर या डेफिनेट ब्रेक होता है। ये अधिकतर पूर्णांकों या इंटीग्रल्स में होते हैं। तो जो खंडित चर है ये प्रायः पूर्णांक में होते हैं, दशमलव में नहीं होते। जैसे कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, परिवार में बच्चों की संख्या, ये 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन ही होगी, दशमलव बिंदुओं में नहीं। तो सीधी बात है कि विद्यार्थियों की संख्या पूर्णांक में होगी, दशमलव में नहीं हो सकती। परिवार में बच्चों की संख्या भी पूर्णांक में होगी, दशमलव में नहीं। इसी तरह मकान के कमरों की संख्या, क्रिकेट मैच में बने रनों की संख्या आदि खंडित चर हैं। जैसे इसका उदाहरण है, एक तरफ हमने लिया है बच्चों की संख्या और दूसरी तरफ है परिवारों की संख्या। तो 0 बच्चों की संख्या वाले परिवार हैं 3, 1 बच्चों की संख्या वाले परिवार हैं 15, 2 बच्चों की संख्या वाले परिवार हैं 85, 3 बच्चों की संख्या वाले परिवारों की संख्या है 37 और 4 बच्चों वाले परिवारों की संख्या है 25। और जो परिवारों की टोटल संख्या है, योग है, ये है 165। तो ये है खंडित चर का उदाहरण। इसके बाद हम लेंगे अखंडित या अविच्छिन्न या सतत चर या कंटिन्यूअस वेरिएबल। अखंडित चर वह चर है जिसका निश्चित सीमाओं के अंतर्गत कोई भी मूल्य हो सकता है। जैसे छात्रों की लंबाई 160 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर के बीच हो तो किसी छात्र की लंबाई 175.57 सेंटीमीटर हो सकती है। तो ये लंबाई दशमलव में भी संभव है। वजन, आयु,
तापमान आदि सतत चर हैं। इनमें दो मूल्यों के मध्य कई मूल्य हो सकते हैं। ये पूर्णांक या इंटीग्रल वैल्यू में भी हो सकते हैं और दशमलव या फ्रैक्शनल वैल्यू में भी हो सकते हैं। अर्थात इनका मूल्य या तो पूर्णांक में हो सकता है और या फिर ये दशमलव में भी हो सकते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, एक तरफ है लंबाई सेंटीमीटर में, दूसरी तरफ है छात्रों की संख्या। जैसे 160 से 164 सेंटीमीटर वाले छात्रों की संख्या है 215। 164 से 168 सेंटीमीटर के बीच लंबाई वाले छात्रों की संख्या है 585। 168 से 172 सेंटीमीटर के बीच लंबाई वाले छात्रों की संख्या है 105। 172 से 176 सेंटीमीटर के बीच लंबाई वाले विद्यार्थियों की संख्या है 76। 176 से 180 सेंटीमीटर वाले विद्यार्थियों की संख्या है 17 और 180 से 184 सेंटीमीटर लंबाई वाले छात्रों की संख्या है 2 और इन सब का योग है 1000। अब हम लेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या आवृत्ति बंटन। इस पर कई बार परीक्षा में प्रश्न भी पूछा गया है कि आवृत्ति बंटन या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं। तो मूल्यों या वर्गों और उनकी आवृत्तियों के क्रमबद्ध विन्यास को आवृत्ति वितरण या आवृत्ति बंटन या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यह ऐसी व्यवस्था है जिसमें पदों के मान और उनकी आवृत्तियाँ दी हो। तो इसमें एक तरफ पदों के मूल्य होते हैं और दूसरी तरफ उनकी आवृत्तियाँ दी हुई होती हैं और इसे हम आवृत्ति बंटन कहते हैं। इसके बाद हम लेंगे टर्म्स रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या आवृत्ति वितरण में हम निम्न पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पहला है फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। तो किसी श्रेणी में कोई मूल्य जितनी बार आता है वह उसकी आवृत्ति होती है। तो सीधी सी बात है कि कोई मूल्य जितनी बार आ रहा है वह उसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी होती है। इसके बाद दूसरा है क्लास फ्रीक्वेंसी या वर्ग आवृत्ति। तो कुल समग्र के कितने पद या मूल्य किसी वर्ग विशेष की सीमाओं के अंतर्गत आते हैं, इन इकाइयों की संख्या उस वर्ग की आवृत्ति या बारंबारता कहलाती है। जैसे इसका उदाहरण है, एक तरफ है वर्ग और दूसरी तरफ है आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी जिसे हम f के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो 0 से 10 के बीच में आवृत्ति है 10। 10 से 20 का जो वर्ग है इसकी आवृत्ति है 35। 20 से 30 वाले वर्ग की आवृत्ति है 100। 30 से 40 वाले वर्ग की आवृत्ति है 40 और 40 से 50 वाले वर्ग की आवृत्ति है 15। तो इस तरह से एक वर्ग की जो संबंधित आवृत्ति है ये क्लास फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसके बाद हम तीसरा लेंगे क्लास लिमिट्स या वर्ग सीमाएं। तो प्रत्येक वर्ग 2 अंकों से बनता है। पहली सीमा निचली सीमा या अधर या लोअर लिमिट तथा ऊपरी सीमा अपर या ऊपरी सीमा या अपर लिमिट कहलाती है। निचली सीमा को L1 तथा ऊपरी सीमा को L2 द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो अभी हमने जो ऊपर उदाहरण लिया था उसमें हमारे वर्ग थे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 इस तरह से। तो वहाँ उस उदाहरण में
जो निचली सीमा L1 थी वो थी हमारी 0, 10, 20, 30 और 40। और उसी ऊपर वाले उदाहरण में जो L2 अर्थात जो ऊपरी सीमा थी वो थी 10, 20, 30, 40 और 50। इसके बाद चौथा है क्लास विड्थ और क्लास इंटरवल।